फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 हिंदी बुक का नाम है वसंत, उसका चैप्टर 2 करने वाले हैं, बचपन। इसकी फर्स्ट पोइम वह चिड़िया जो हमने इससे पहले की वीडियोस में करी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है बचपन। इसमें लेखिका अपने बचपन का बयान कर रही है। इसमें जो लेखिका है वो हमें अपने बचपन की ओर लेके जा रही है और पूरे चैप्टर में वो कंपेयर करेगी अपने बचपन को आजकल के बच्चों के बचपन से, कि उनके बचपन में क्या होता था और हमारे बचपन में क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कह रही है कि अपने बचपन की तरफ लेके जा रही है वो हमें। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, मौसी भी। मतलब लेखिका हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी है, हमारी दादी की उम्र की है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं। जीजी होती है बड़ी बहन। परिवार के सब लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी होते हैं 100 सालों का गैप, मतलब वो लगभग 100 साल पहले या वाली शताब्दी में पैदा हुई थी। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है मान लो, तो जो 1900 वाली जो शताब्दी थी, 1910, 11, 1912, 1913, उस वाले टाइम पे लेखिका पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहनने ओढ़ने मतलब ड्रेसिंग स्टाइल में। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। जैसे हम खुद भी देखते हैं कि अगर आप आपके घर में आपकी दादी है तो आप उनसे पूछो कि पहले वो किस तरह के कपड़े पहनती थी और आज वो किस तरह के कपड़े पहनती है। उनकी बातों से ही आपको लेखिका की बातों का बहुत सारा अंदाज़ा मिल जाएगा। जब हम आप जैसे कि यंग एज में आप जैसे बच्चे हो, आप लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल अलग होती है, आपके मम्मी पापा की ड्रेसिंग स्टाइल अलग होती है, आपके दादी दादू की ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगी। तो एज के साथ साथ हमारी ड्रेसिंग स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। वही लेखिका भी बता रही है। पहले बच्चे जब वो छोटी थी तो वो हर तरह के डार्क डार्क कलर भी पहनती थी, लेकिन अब वो हल्के कलर मतलब लाइट कलर ही पहनना पसंद करती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पोशाकें ड्रेस। पहले फ़्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ़्रॉकें तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ, हल्के गुलाबी रंग का बना चुन्नटों वाला घेरेदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल होती है, झालर। मतलब वो अपने बचपन की फ़्रॉक या उनके ड्रेसेस के डिज़ाइन के बारे में बता रही है। उन दिनों फ़्रॉकों के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन होता है, फैशन था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फ़र टंगी थी। फ़र होता है फ्रिल्स, मतलब उनका जो एक फ़्रॉक का डिज़ाइन को वो डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पर। 2 टूनिक भी याद हैं उन्हें, एक चॉकलेटी रंग का था और अंदर की कोटी प्याजी। प्याजी होता है हमारा ऑनियन कलर और कोटी होती है टॉप। मतलब उनका एक फ़्रॉक था, एक टूनिक था जिसके ऊपर का टॉप ऑनियन कलर का था और दूसरा ग्रे कलर का टूनिक था जिसके साथ वाइट कलर का उनका टॉप था। नेक्स्ट पेज है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी एक तरह के मोजे होते हैं। ये बेसिकली एक स्कर्ट के नीचे पहने जाते हैं जो पूरी लेग्स को कवर करते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। मोजे होते जुराबे, सॉक्स। वह नौकर नौकरानियों को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब बच्चे अपने मोजे, अपनी सॉक्स खुद वॉश करते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह ही, इतवार होता है संडे की छुट्टी होती है, सारे बच्चे अपने मोजे लेकर, अपने सॉक्स लेकर बैठ जाते हैं धोने के लिए और अपने जो स्कूल शूज़ होते हैं उनको पॉलिश कर करके चमकाते हैं। जब जूते, कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक भरने लगती थी। तो पहले के जो बच्चे होते थे स्कूल टाइम पे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना ये बात कि जब वो लोग स्कूल जाते थे ना तो उनके शूज़ पे पॉलिश होती थी हर संडे।
हर बच्चा अपने अपने शूज़ पे पॉलिश करता था ताकि फिर पूरा वीक शूज़ चमकते रहे, नेक्स्ट संडे फिर से पॉलिश करते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो लेखिका कह रही है कि आज भी अच्छा लगता है उसे बूट पॉलिश करना। हालांकि अब नई नई तरह के शूज़ आ चुके हैं, आजकल के जो शूज़ हैं उन पे ज़्यादा पॉलिश वॉलिश नहीं करनी पड़ती। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह होता है, कंफर्टेबल। हमें जब नए जूते मिलते थे उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब आजकल के शूज़ बहुत कंफर्टेबल होते, पहले के शूज़ उतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, कई बार पैरों में लगते थे, छाले भी हो जाते थे। जब भी लंबी सैर पर निकलते उनके पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। मतलब पहले के शूज़ मैंने बताया कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो अगर किसी लंबी वॉक पे निकले हैं, सैर पर निकले हैं कोई, तो कॉटन पक्का रख के चलता था अपने शूज़ में, वरना शूज़ लगेंगे पैरों पर और पैरों में छाले हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब वही, अब लेखिका अपने बचपन का कंपैरिजन करेगी हमारे बचपन से। हम शनिचर को, शनिचर होता है सैटरडे, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। मतलब उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो बच्चे ऑलिव ऑयल तथा और कैस्टर ऑयल पीते हैं वो लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो हर सैटरडे ऑलमोस्ट बच्चों की मम्माज़ उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाती थी। यह एक मुश्किल काम था, ओब्वियसली ऑयल पीना बहुत मुश्किल काम है। शनिचर को सुबह से ही, अब बच्चे को पता है मुझे हर सैटरडे ऑयल पीना है, तो सुबह से ही वो भागता फिरेगा, अरे आज तो सैटरडे, आज तो ऑयल पीना पड़ेगा। और सुबह से ना उसको उस ऑयल की स्मेल आती रहती थी। तो लेखिका वही बता रही है कि सुबह होते ही, सैटरडे की सुबह होते ही उसे उस ऑयल की स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। छोटी शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। जिन ग्लासेस में उनकी मम्माओं ने ऑयल डालकर देती थी ना, तो एक मार्क लगा रखा था उसके ऊपर कि डेली हर सैटरडे को इतना ही ऑयल पीना है। तो वो गिलास अलग ही रखते थे ताकि वो मार्क ना हटे। तो हर सैटरडे लेखिका को वो ग्लास देखकर ही उनका ना वॉमिट जैसा मन हो जाता था, अरे अभी इसमें डाल के देंगे, अभी मुझे पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका को आज भी लगता है कि उस ऑयल पीने से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हें बता दूं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब वो दोनों समय को कंपैरिजन करेगी कि कैसे पहले के बच्चों का इंटरेस्ट और आजकल के बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कैसे चेंज है। हाँ, पहले हम देखते हैं, आप लोगों को टीवी फ़ोन पसंद है, पहले के बच्चों को आउटडोर गेम पसंद थे, वो क्रिकेट खेलते थे गलियों में जाकर, पकड़ पकड़ाई खेलते थे। हम आजकल के बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में टैब खेलते हैं, लूडो भी खेलेंगे तो भी फ़ोन में खेलेंगे, वो कार्डबोर्ड लेके और वो इकट्ठे ग्रुप में बैठ के तो लूडो खेलना तक भूल गए हैं आजकल के बच्चे। नेक्स्ट है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन्स थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन एक तरह का पुराने टाइम का संगीत, मतलब म्यूज़िक सुनने का इंस्ट्रूमेंट होता है। उस टाइम पे वही चलते थे, रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो होता है जो या एफएम वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, ये रेडियो है। और टेलीविज़न हम नहीं थे उस टाइम पे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी, अब वो बता रही है कि उनके बचपन की क्या चीज़ थी उसकी जगह किसने ले ली। उनके बचपन में कुल्फ़ी थी जो क्या हो गई, आइसक्रीम हो गई। समोसा और जो कचौड़ी थी उनकी जगह आजकल बच्चे पैटीज़ खाने लग गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी बन गए। पहले के बच्चे सहतूत खाते थे, फालसे का जूस पीते थे, खसखस का शरबत पीते थे, और आजकल के बच्चे कोक पिला लो उनको, पेप्सी पिला लो। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। ये उस टाइम की कोल्ड ड्रिंक्स की, या फिर कह दो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगस और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। ये दो रेस्टोरेंट के नाम हैं, उस टाइम के फेमस रेस्टोरेंट थे। वहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्रीज मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका बताती है कि कैसे उनके भाई बहन वो सब मिलकर शिमला के मॉल रोड पर घूमते थे, वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। गिरजा मैदान में था उनका घर, जो एक छोटी सी चढ़ाई चढ़कर था, और मॉल
के काफ़ी पास ही था। वहाँ से एक उतराई उतरते हो और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री तथा चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी काउंटर होता है जहाँ पर सब तरह की चीज़ें मिल जाती है खाने की बच्चों के लिए, जैसे आजकल के जो होते हैं जहाँ पे जिनको बेकरी शॉप भी बोल देते हैं, काइंड ऑफ उनको ही कन्फेक्शनरी बोलते थे पहले के टाइम पे। मन भावनी मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू, जिससे बहुत अच्छा सा लगता है। हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी, मतलब वीक में एक बार ही चॉकलेट खा सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। लेखिका बताती है कि वो बचपन में चॉकलेट कैसे खाती थी, कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका ही खाती थी, उसके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट रहती थी। और वो ऐसा कभी नहीं करती थी कि चॉकलेट ख़रीदी शॉप से और खा ली, नहीं, वो घर ले जाती और रख देती। रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर फिर आराम से मज़े ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। काफ़ल भी एक तरह का फ्रूट है, बहुत खट्टा मीठा सा होता है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, ये हर तरह ये फ्रूटों के नाम हैं उस टाइम के। काफ़ल, कसमल आजकल आप लोगों को नहीं मिलेंगे ये फ्रूट, आप लोगों को समझ भी नहीं आएंगे कैसे फ्रूट है। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट होता है जो हम ये खाते हैं ना, अखरोट का फल होता है, उसको चेस्टनट बोलते हैं। एक और गजब की चीज़, आग पर भून जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने, जोरगरम तथा अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोरगरम की पुड़िया तो आज भी मिल जाती है। वह अब भी नज़र आती है कि चना जोरगरम तो आजकल भी मिल जाता है। जो कॉर्न्स बनाकर उसके अंदर चने डालकर देते हैं ना, उसको ही बोलते हैं चना जोरगरम। पुराने कागज में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का काम था, मतलब पहले जो जिन कागज़ों से बनती थी ना ये पुड़िया, वो प्रॉपर हैंडमेड होते थे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना, ये गाने के लिरिक्स बता रखे हैं कि उस टाइम पर ये गाना बहुत फेमस था, हर बच्चे को आता था। गाना क्या है? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना गोल जोर गरम। ये गाने के लिरिक्स हैं जो बच्चों को उस टाइम बहुत अच्छे से आता था, बहुत फेमस सॉन्ग था उस टाइम का, लेखिका के टाइम का। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कवाता और ना छिड़वाते, मतलब ऊपर से डलवाते हैं ना मसाला, कि मसाला तेज कर दो इस चीज़ में। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन होता है जब वो छोटी थी। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किया। शिमला रिज होता है मैदान, मतलब बचपन में लेखिका ने शिमला के मैदानों में बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। घोड़ों की सवारी का मौका शिमला के बच्चों को मिल जाता है। हमें जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर समझते थे, मतलब शिमला के बच्चे क्यों घोड़ों को इतनी अहमियत समझेंगे, क्योंकि उनको तो सवारी करने को मिल ही जाता है, तो कमतर कम समझना। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब, ननिहाल कोई जगह का नाम है, हस्त पुस्त मतलब हेल्दी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, और उनकी फिर कभी बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब वहाँ पर मॉल रोड पे जो चर्च है शिमला में, कभी जाओगे तो देखने को मिलेगा आप लोगों को, या फिर अगर आप गए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो उस चर्च की जब घंटी बजती तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैलती थी, और ऐसा लगता था जैसे जो हमारे प्रभु जी हैं यीशु, वो खुद उस घंटी के जरिए सबको कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश, अब वो लेखिका शिमला के बारे में बताएगी कि वहाँ कितना खूबसूरत है, वो सब एक्सप्लेन कर रही है। सामने आकाश पर सूर्यास्त सनसेट होता है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, मतलब जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है, अब आसमान में नीला नीला सा एक आसमान होने लग गया है। जो पहाड़ दिख रहे हैं वो भी धीरे धीरे गायब से होते दिख रहे हैं। देखते ही देखते बहुत सारी लाइटें जल गई हैं, और जो मैदानों की वहाँ की रौनक है और मॉल के रोडों की चमक है वो भी बहुत अच्छी
हो गई है। तो अब लेखिका एक बता रही है, किसी दुकान का जिक्र कर रही है जो उनके बचपन में उन्होंने देखी थी और वो उन्हें आज तक भी याद है। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जिसकी पटरियाँ, जैसे हम साइंस के मॉडल बनाते हैं स्कूल में, वैसे एक मॉडल बना हुआ था इस शॉप में। तो वो एक मॉडल था शिमला कालका ट्रेन का। उसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत्ता वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। तो ये मॉडल का डिस्क्रिप्शन कर रही है लेखिका। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलती थी। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। मतलब जैसे पहले आवाज़ आती थी ना, तो बच्चे बाहर एकदम से भाग के जाते थे, क्योंकि एरोप्लेन, हवाई जहाज़ बहुत कम बच्चों ने देखे होते थे एक्चुअल में। और एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है। देखकर ऐसे लगता था कि एक बहुत बड़ा सा पक्षी एकदम से उड़ गया। यह देखो और गायब। इतनी स्पीड होती थी उसकी गाड़ी की। मॉडल वाली दुकानों के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। मतलब एक और दुकान का जिक्र कर रही है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था और वहाँ का डॉक्टर कौन था? एक अंग्रेज था। शुरू शुरू में उस टाइम पे, लेखिका के टाइम पे, नए नए चश्मे हुआ करते थे। चश्मा पहनना बहुत अजीब सी बात थी। छोटे बड़े मेरे चश्मे को देखकर कुछ इस तरह से कहते कि इस उम्र में ऐनक, ऐनक होता है चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कह कर दौड़ा कि कुछ देर पहनोगी, मतलब कुछ दिनों के लिए आप चश्मा लगा लो, उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने तो पूरे विश्वास के साथ कहा था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक भी नहीं उतरा, बस नंबर कम हो गया। बट उसके बाद फिर लेखिका कह रही है कि मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी ही जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं दिन की रोशनी में तो काम करती नहीं थी और रात की टेबल लैंप के सामने काम करती रहती थी। इसके अलावा तो ऐसा करेगी तो फिर आंखों पे स्पेक्स ही लगेंगे। हाँ, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया था तो मेरे चचेरा भाई होता है चाचा का बेटा, चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है, क्योंकि लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था और वो अजीब सी लग रही थी, तो इसलिए उसका चाचा का बेटा उसे, चचेरा भाई उसे छेड़ रहा था। नेक्स्ट है, लास्ट में आ गए हैं हम। वो कैसे छेड़ता था उसे? आँखों पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरह से बोल बोल के वो लेखिका को छेड़ा करता था। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। कि शेर तो अच्छा था, बट उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसके लिए बोला जा रहा है। जब वह चाय पीने चले गए तो वह अपने कमरे में जाकर आईना शीशे के सामने खड़े होकर बार बार कभी चश्मा पहनती, कभी उतार कर देखती, कभी पहनती, कभी उतार कर देखती। और सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, और ऐसे खुद ही देखते रहते कि हाँ ये क्या बोल रहा है वो मुझे देखकर। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा, कुछ अजीब सा लग रहा था, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरा, अब लेखिका कह रही है कि आजकल तो जो स्पेक्स हैं जो लगाती है वो ऐनक, वो उसकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट हो गया, ना लगाए तो अब वो अजीब लगती है। जब कभी उतरा होता है चेहरा तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा। आखिर में लेखिका कह रही है कि उसे वो टोपा याद आ रहा है, उसे वो काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, जिसको देख देख के वो चिढ़ा करती थी, वो सब याद आ रहा है। हाँ, इन दिनों शिमला में, तो अब बता रही है कि हाँ इन दिनों तो कोई बात ही नहीं है, वो स्पेक्स भी लगाती है, वो टोपी भी पहनती है, और इतने टाइम के बाद तो उसने बहुत सारी तरह के स्पेक्स और बहुत तरह की टोपियाँ इकट्ठी कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, तो वो बता रही है कि उस टाइम पे हम दुपट्टे ओढ़ते थे, आजकल की तो जो इतनी कंफर्टेबल से कैप है वही ओढ़ लेते हैं। कहाँ सहज 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 होता है, अच्छे से कंफर्टेबल हिमाचली टोपियाँ। तो जो यहाँ पर तस्वीर दी गई है, ये कृष्णा सोबती जी दी की गई है, आप इसमें देख सकते हैं उन्होंने ऐनक लगा रखे हैं। और ये थी एक उनकी छोटी सी कहानी उनके बचपन की, जो वो कंपैरिजन कर रही है अपने बचपन का हमारे बचपन से, अपनी यादों के ज़रिए। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए, इसी तरह से हिंदी की आगे की वीडियो और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।